बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल सिलेबस। जो न्यू सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। और आज हम इस जो हमारे पास फेडरल बुक है फर्स्ट ईयर की, उसका चैप्टर नंबर सेकंड जो है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम एटम के बारे में, एटम की जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करेंगे। और जो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू एंट्री टेस्ट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन के वाले से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इंशाल्लाह ताला डील करेंगे। तो आइए आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला हम 2.1 टॉपिक है हमारे पास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले 19th सेंचुरी में, कब? इन 19th सेंचुरी हमारे पास सबसे पहला एक मॉडल आया जिसको नाम दिया जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स हमारे पास एक केमिस्ट थे, जॉन डाल्टन, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या कहा कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज बेसिकली कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा था कि एटम आपके पास एक स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो उन्हीं को लेके चलते हैं। सबसे पहले कहा गया ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, उसको हम एटम कहते हैं। एटम की अगर हिस्ट्री की बात करें तो एटम, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जो हमारे पास वर्ड है एटमस, जिसके मीनिंग आ जाते हैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ए फॉर नॉट एंड टोमस मीन कटेबल, दैट इज नॉट कटेबल। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं एटम इज अ सब्सटेंस व्हिच इज इंडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। दैट थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आती है दैट इज कॉल्ड बोहर एटॉमिक मॉडल। और बोहर एटॉमिक मॉडल इन्होंने जो नील बोहर थे इन्होंने प्रपोज किया था इन 1913, 1913 में उन्होंने प्रपोज किया। इनका जो मेन काम था, उन्होंने पास्टुलेट दिए थे। जो स्टूडेंट्स आप 9th लेवल में इसको पढ़ के आते हैं, बेसिक पास्टुलेट थे इनके, 6 पास्टुलेट थे बेसिकली। वो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द इन द सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रा किया, सपोज दिस वन इज द न्यूक्लियस जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, इसके गिर्द ये जो सर्कुलर पाथ है इसको आप शेल्स बोलते हैं जी, या ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो बोहर ने इनको कहा कि हमारे पास जो शेल्स होते हैं, सपोज करते हैं पहला शेल इसको हम के का नाम दे रहे हैं, सेकंड शेल को एल का नाम देते हैं, एम, एन एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से उन्होंने शेल्स बना दिए जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। इट्स मीन के वाले की एनर्जी कम है, एल वाले की उससे हायर, एम की उससे हायर, एन की सबसे ज्यादा होगी अमंग दीज शेल्स। तो इस तरीके से जितने न्यूक्लियस से फार अवे जाते हैं उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो ये उसके बेसिक पास्टुलेट थे। पास्टुलेट्स के बाद जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो क्यों फेमस है, बेसिकली बोहर ने क्या किया था कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर उन्होंने हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस ऑफ एटम था उस रेडियस को फाइंड किया थ्रू द डेरिवेशन। उसके यूज करते हुए बेसिकली वो जो कूलम फोर्स थी उसको यूज करते हुए उन्होंने एक पूरा रिलेशन ड्राइव किया था। अगर आप पंजाब सिलेबस देखते हैं तो उसमें पूरी डेरिवेशन है, चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है उसकी डेरिवेशन, तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करते हैं कि उन्होंने जब रेडियस फाइंड किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है, रेडियस ऑफ एटम दैट इज स्पेसिफिक फॉर हाइड्रोजन, उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.529 एंगस्ट्रम। स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसकी जो रेडियस की वैल्यू है दैट इज -0.529 एंगस्ट्रम इनटू n स्क्वायर, व्हेन n इज द नंबर ऑफ शेल्स। फर्स्ट शेल के लिए 1 का स्क्वायर, सेकंड शेल के लिए 2 का स्क्वायर, फोर्थ शेल के लिए 4 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। तो इस तरीके से किसी भी शेल का अगर रेडियस फाइंड करना हो तो ये आप जो रिलेशन है इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोहर ने क्या किया कि जो एनर्जी थी ऑर्बिटल्स के रिलेटेड उसको फाइंड किया गया। इस एनर्जी में बेसिकली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उन्होंने ओवरऑल इसको ड्राइव करके एक एनर्जी रिलेशन फाइंड किया जिसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू होती है दैट इज -1313 यानी 13.35 किलो जूल पर मोल अपॉन एन स्क्वायर, वेयर एन जो यहाँ पे हो सकता है एन में भी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। एन इज द नंबर ऑफ शेल्स जो इंक्रीज या डिक्रीज इसके ग्रेजुअली करता रहता है।
इसके साथ साथ जो बोहर थे, बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स, रेडियस और एनर्जी के अलावा उन्होंने स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट दिया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम द डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, लाइट के कंपोनेंट्स का डिस्पर्स हो जाना हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की। क्या कहा कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की आप क्या करते हैं, उसको किसी डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट में किए गए थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें क्या होता है कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में आप रख देते हैं किसी भी हाइड्रोजन गैस को और आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से सर्टेन कलर की रेडिएशन निकलती हैं, बेसिकली ब्लूइश लाइट उसमें से निकलती है। वो जो उस स्पेक्ट्रम, उस लाइट को डिटेक्ट करता है, उस स्पेक्ट्रम को आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम दे रहे होते हैं। और इसको मैंने अपने वर्डिंग में लिख दिया, सेम अब यही वर्डिंग आप बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पे नोट किया, दैट इज व्हेन हाइड्रोजन गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब वाज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज, यानी किसी भी हाई वोल्टेज के अंदर जब आप हाइड्रोजन गैस को किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर देते हैं, करंट इंटेंसिटी ब्लूइश लाइट वाज एमिटेड, उसमें से क्या होती है कि ब्लूइश लाइट उसमें से एमिट होती है, वेयर द लाइट वाज सीन विद द पावरफुल spectrometer. Spectrometer is the instrument that is used to detect the radiations. Several lines were seen which are called atomic emission spectrum. Atomic emission spectrum of हाइड्रोजन। लाइक मैंने इस तरीके से बता दिया कि ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, इस तरीके की आपको सर्टेन रेडिएशन नजर आ रही होती है, सर्टेन लाइंस नजर आ रही होती है, इसको आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। फिर उन्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए या अदर सब्सटेंसेस के लिए उसको मुख्तलिफ फील्ड के ऊपर अप्लाई किया और वहां से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वन इज कॉल्ड द ज़ीमैन इफेक्ट एंड अदर वन इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ज़ीमैन इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है कि जब आप जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम आया ये वाला, किस चीज का? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम आता है, जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में रख देते हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ये मजीद अपनी छोटी लाइंस के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, स्प्लिट इनटू फर्दर स्मॉलर लाइंस। लाइक मैंने यहाँ पे आपको ग्रीन मार्किंग के साथ आपको शो किया कि छोटी छोटी लाइंस के अंदर ये क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू स्मॉलर लाइंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लाइंस का स्प्लिट हो जाना हमारे पास क्या कहलाता है? ज़ीमैन इफेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर यही चीज जो हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन की, उसको आप प्लेस कर दें मैग्नेटिक की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ लाइन होगी दैट विल बी कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करवा देते हैं और वो छोटी छोटी स्मॉल लाइंस के अंदर डिवाइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट। बेसिकली ये सारा कंसेप्ट जो था हमारे पास ये बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग था, बोहर मॉडल ने इसको जस्टिफाई किया। उसके बाद हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है और हमारे पास जो हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो हमें शेल्स और सबशेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो शेल्स होते हैं और सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर हम हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं, मेजर जो होते हैं हमारे पास तीन होते हैं, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, अदर वन इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जिनका जो चार्ज होता है दैट इज -1.6022 टू 10 पावर -19 कूलम, ये इसके चार्ज की वैल्यू आ जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है दैट इज 9.1095 10 पावर -31 kg। ये हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको कैथोड रेज के जरिए या कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बेसिकली इसको कहा जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए इसको डिटरमाइन किया गया था, इसको बेसिकली डिस्कवर किया गया था। फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की। दीज आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और इसका जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव 1.6022 टू 10 पावर -19 कूलम और इसकी जो मास होता है स्टूडेंट्स दैट इज 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इसका मास ज्यादा होता है और कितना होता है? 1.6727 10 पावर -27 kg। और जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं इनको स्टोनी ने डिस्कवर किया था,
स्टोनी, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए ही ये भी डिस्कवर हुए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, हैविंग नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से इसको हम न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, और इनका जो मास होता है दैट इज 1.67 10 पावर -27 kg, ये इनका क्या आ जाते हैं, मास आ जाता है। जो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं कि ये एटम के अंदर कहाँ पाए जाते हैं। जो हमारे पास होता है एटम का न्यूक्लियस, ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। चूंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के पाए जाने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो शेल्स होते हैं, इन शेल्स के अंदर यहाँ पे इन शेल्स में क्या होता है, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स which are collectively called nucleons, these are present within the nucleus, and the electrons which are negatively charged, these are present around the nucleus, which revolve around the nucleus in their fixed energy levels called shells। और अगर हम बात करें कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इनका और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर इफेक्ट होता है या नहीं होता, उसको चेक करते हैं। तो हमारे पास है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सपोज क्या मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इसको हम नाम दे रहे हैं कैथोड, इसको नाम दे रहे हैं एनोड। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को आप नाम दे रहे होते हैं एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज है इसको नाम दे रहे होते हैं कैथोड। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रिक जो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की, उसको अप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ से मूव करवाते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो होते हैं प्रोटॉन जिनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, वो मूव करते हैं टुवर्ड द ऑपोजिट टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट इज कैथोड। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं अपवर्ड टुवर्ड द कैथोड, कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर ऑपोजिटली चार्जेस, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि जो आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड द एनोड। चूंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। और जो होते हैं न्यूट्रॉन्स, चूंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर ना ही तो कैथोड और ना ही एनोड, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सो न्यूट्रॉन्स विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे विल डू नॉट डिफ्लेक्ट आइदर एनोड और कैथोड, ये डिफ्लेक्ट नहीं करते, स्ट्रेट मूव कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसका बिहेवियर रह जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर और जो बाकी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। होप सो आपको आज का ये जो हमारे पास सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।